हेलो माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे, जो पार्ट 1 बता दिए हैं। अब जो है पार्ट 2 रिकॉर्ड होगा कहाँ से। 22 तक तो करा दिए थे क्वेश्चन, 23 से देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग भी वीडियो को रोक रोक करके देखें। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण है। तो दर्पण जो है या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। तो 23 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस नंबर में कि टॉर्च और वाहनों के सर्च लाइट में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है। कहता है क्या कि टॉर्च और वाहनों के सर्च लाइट में प्रकाश का स्रोत जो है कहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पे 24 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ए, फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। चलिए 24 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 25 नंबर का देखिए क्या है। 25 नंबर में कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। तो 25 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर में अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। तो आपका 26 का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर में कह रहा है प्रश्न कि उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, यानी उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम है आपका अपसारी दर्पण है। कौन सा है, अपसारी दर्पण। तो आपका 27 का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो 28 का भी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 29 नंबर का देखते हैं। 29 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करेगा, या परावर्तित करेगा कि अवशोषित करेगा कि अपवर्तित करेगा, इनमें से कोई नहीं। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो 29 का बी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि परावर्तन के नियम लागू होता है। परावर्तन का नियम आपसे ये पूछ रहा है कि परावर्तन का नियम जो होता है लागू किस पे होता है। तो यानी सभी परावर्तक पृष्ठ के लिए परावर्तन का नियम क्या होता है, लागू होता है। तो 30 का आपका आंसर डी ऑप्शन बनेगा। चलिए आगे देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है। थोड़ा क्वेश्चन का जो है आप आंसर कमेंट करें। चलिए 31 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। 31 नंबर में प्रश्न ये है, कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाएंगे। तो आपका आंसर जो होगा बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी जाएगी वस्तु को। तो 31 नंबर का भी आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी एवं सीधा। इसी को आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। आभासी बोलिए कि काल्पनिक बोलिए, और साथ में सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा ही। तो 32 का बी आंसर करेक्ट होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम जो लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों के पर लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है, सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। 33 नंबर का डी आंसर करेक्ट होगा। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, 34 नंबर में क्या है, कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच आपका जो संबंध होता है F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है, R/2। तो आंसर देखिए इसमें कौन सा बनेगा, और आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ये भी आपका करेक्ट है, आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है, और ये दोनों जो है सी नंबर में लिखा हुआ ए और बी। तो आपका 34 नंबर का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 34 का सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 35 नंबर का देखते हैं। 35 नंबर में क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी ली जाती है तो आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण के सामने रखे गए जब जो भी वस्तु होते हैं उसकी जो दूरी ली जाती है ना, तो ऋणात्मक ली जाती है। तो 35 नंबर का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का देखते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये किस दर्पण का उपयोग हम वाहनों के पश्च दृश्य अर्थात साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। तो 36 नंबर का आपका जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा। क्या बनेगा, 36 का सी बन जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट देखिए। 37 नंबर में है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में जो दर्पण यूज किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। तो 37 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर में क्या दिया गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो 38 नंबर का जो आंसर बनेगा बी, आधी। चलिए 39 नंबर का देखिए। 39 नंबर में क्या दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो कहता है कि किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आपका 39 नंबर का बी आंसर करेक्ट होगा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का क्या मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। चलिए 40 नंबर का देखिए। 40 नंबर में कह रहा प्रश्न कि किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब का आवर्धन m यदि +1 हो तो वह दर्पण होगा। कहता है कि आवर्धन बराबर अगर +1 है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो आपका वो दर्पण जो होता है समतल दर्पण होता है। तो 40 का सी आंसर करेक्ट होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो दर्पण की जो चौड़ाई होता है ना उसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। तो 41 नंबर का ये आंसर करेक्ट होगा। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर में क्या दिया गया है, कहता है किसी दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसके समांतर होता है। किसी दर्पण में मुख्य अक्ष जो होते हैं वो किसके समांतर होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 42 नंबर का जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपतित किरण के समांतर किसके समांतर होता है, दर्पण में मुख्य अक्ष किसके समांतर होता है, तो आपतित किरण के समांतर।
इसको कुछ हद तक आप सही मान सकते हैं, लेकिन अभी इसको गलत कर दीजिए। ध्रुव के समांतर ये भी नहीं होगा, वक्रता त्रिज्या के समांतर ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई ना। इसका जो 42 नंबर का डी आंसर करेक्ट कीजिए। 43 नंबर में देखिए, कहता है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, तो समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है +1 होता है, तो 43 का आंसर करेक्ट होगा। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 44 नंबर में है कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वे वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, तो 44 का सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 45 नंबर में देखिए, कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P पर मुख्य अक्ष और दर्पण के बीच का कोण होता है। तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव और मुख्य अक्ष और दर्पण के बीच का जो कोण होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो 45 नंबर का सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। तो आपका क्या होगा आंसर? 46 का बी, फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा, तब प्रतिबिंब जो है आभासी एवं क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो 46 का बी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 47 नंबर का देखिए क्वेश्चन होता है, यानी किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है उसको आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण का क्या होगा? उत्तल दर्पण का 47 नंबर का सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कहता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता है, तो 48 नंबर का ये आंसर करेक्ट होगा। कि दर्पण सूत्र के अनुसार दूरी u हमेशा ली जाती है। तो दर्पण सूत्र के अनुसार वस्तु की जो दूरी u होती है हमेशा जो ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो 49 का भी आंसर सही होगा। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 50 नंबर में कांच के टुकड़े को दर्पण बनाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? कांच के टुकड़े को दर्पण बनाने के लिए उस पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। तो आंसर बन जाएगा कौन सा आपका? चांदी। 50 का भी आंसर करेक्ट होगा। अभी 100 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अभी तो 50 को ही हुआ है और 50 को बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और आपको इस प्रश्न से कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।